इसमें पता है क्या है कि बेसिकली अगर आप हमारे भारत का इतिहास देखेंगे ना, तो जब तक बेइज्जती नहीं ना हुई तब तक परिवर्तन भी नहीं आया। चाणक्य की बेइज्जती की धनानंद ने, महात्मा गांधी की बेइज्जती की अंग्रेजों ने। तो डिस्कस क्या करेगी सोसाइटी? आपको नहीं लगता सोसाइटी पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है? मतलब मीडिया भी वही चीज दिखाएगा जहां पर उसको लगेगा कि यार अटेंशन हम ग्रैब कर सकते ये भी एक बात है। मुझे नहीं लगता है कि कभी वायरल होनी भी चाहिए थी, एक सभ्य समाज को डिस्कस भी करनी चाहिए बैठ के। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी बात चलती रहती है। चाहिए। दूसरा, हम अब सोशल मीडिया के उस फेज में घुसते जा रहे हैं जहां एक तरफ पहले लोग सोशल मीडिया को मैनिपुलेट कर पाते, लेकिन अगर आप देखोगे तो अब हर एक सेक्शन के बंदे को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल भी है और वो प्रोसेस भी कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को। जी, कि चलो थोड़ा सा यहाँ पर शर्म है, अब वो भी खत्म होता हुआ लग रहा है। तो डू यू थिंक कि रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, और फिर एक रिकंस्ट्रक्शन हुई। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद वो प्रोमिसेस डिलीवर कर पाया जो रेवोल्यूशन के टाइम पर दिए गए थे? आंसर इज नो। ऑल रेवोल्यूशंस आर फेलियर। अगर किसी जज का कोई कमेंट आ गया है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में ही गड़बड़ी है। मतलब देयर आर पीपल इन एवरी इंस्टीट्यूशन हु आर डूइंग गुड वर्क। तो ऐसे में एकदम से क्वेश्चन कर देना कि यार इंस्टीट्यूशन को ही मतलब बिल्कुल ही रेडिकल चेंज कर देगा, नहीं। मतलब वी नीड अ फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो उसी प्रकार से सिस्टम के अंदर से परिवर्तन आता है, तो टीचर्स इसी चीज को चैलेंज करेंगे और ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया है। मैं इसको टीचर वर्सेस जर्नलिस्ट नहीं देखता। जर्नलिस्ट में इतने सारे ऐसे लोग हैं, इवन हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स थे यूपीएससी के, बाई चांस नहीं हो पाया, आज वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि कई बार ना हार्डवर्क की वैल्यू ऑब्वियसली जो कर रहा है उसको ज्यादा पता होती है ना, एंड नोबडी नोज द पेन बिहाइंड इट। सबको फ्रंट एंड नजर आता है, बैक एंड नहीं नजर आता। तो इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपने बात की, जैसे आज तक की बहुत इतनी फेमस एंकर हैं, उनके मुंह से जब ये निकलता है तो इट सीम्स दैट शी हैज नो वैल्यू फॉर हार्ड वर्क। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे तो लगता है टीचर्स ने ज्यादा वैल्यू दे दी, ज्यादा रेस्पॉन्ड कर दिया। इतना कोई रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज जो लोग हैं ना वो एक्चुअली समझते हैं कि जो मीडिया है उसका क्या रोल रह गया है, किस तरह की वो बातें करते हैं। तो जनता ऑलरेडी स्मार्ट है कि कहां पर कंटेंट में गर्थ है, कहां पर कंटेंट में वैल्यू है। तो अगर हमारे टीचर्स मतलब काफी ज्यादा समय इसको जवाब देने में दे रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट। पर आपको नहीं लगता कि जैसे देखो हमारा मीडिया काफी देर से इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, नॉन इश्यूज को इशू बना रहा है, हाँ। तो कहीं पर एक ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ये जो अभी इनका कमेंट आया ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि दिस इज द मोमेंट जहां पर नाउ द मीडिया नीड्स टू शट अप एंड पिक अप द रियल इशू। लेकिन एक चीज देखो सर कि सोशल मीडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जब से सोशल मीडिया आया है तो मेन काम तो ये है ना कि मुद्दा बनाना है। मतलब किसी भी चीज का मुद्दा बन सकता है कि आप देखो ऐसी चीजें वायरल गई जो मुझे नहीं लगता है कि कभी वायरल होनी भी चाहिए थी, एक सभ्य समाज को डिस्कस भी करनी चाहिए बैठ के। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी बात चलती रहती है। सर मोदी झालमुड़ी खा क्या है तो चलिए। मेरा जो रीडिंग है ना सर इसका, सर आप कभी जाके न्यूज चैनल का लाइव वॉचिंग देखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग अटेंशन इकोनॉमी के हैं, तो हम लोग अपना लाइव वॉचिंग ट्रैक रखते हैं कि कितना चल रहा है। न्यूज चैनल का तथा कथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग का लाइव वॉचिंग, और उसके बाद गो अहेड एंड वॉच एनी ऑफ दिस सो कॉल्ड दो कौड़ी के टीचर, ओके, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस हियर, और आप समझ जाओगे कि हु इज विनिंग दैट अटेंशन इकोनॉमी का गेम। तो दैट सर इसमें इनका जो रिस्पॉन्स आया ना, ये वक्तव्य था, इसमें इनके पीछे का बौखलाहट छुपा है। दैट्स अ कंसर्न, मतलब वही कंसर्न बाहर निकल कर आ रही है। सर दूसरी बात यह है कि दो कौड़ी बोलना अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि दो कौड़ी किसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट करेंसी का फैक्टर रहा होगा और तब उससे उसका पूरा जीवन निकलता होगा दो कौड़ी से। और मुझे लगता है दो कौड़ी बोल के ये मुझे लगता है गरीबों की भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुम दो कौड़ी के लोग हो। सर मंगल सर एक बात जानते हैं, अभी हम लोग के लिए ना बहुत आसान है टू सिट हियर एंड रेस्पॉन्ड कि तुम भी जर्नलिज्म भी ऐसा ही है, पर हम लोग सब जानते हैं कि देयर फॉर टू ऑफ दीज जोकर जर्नलिस्ट्स देयर आर 500 एक्चुअल पीपल वर्किंग ऑन द ग्राउंड। सर आप दंतेवाड़ा का हमने वो यूट्यूब चैनल देखा है जहां पे वो पर्सन एक्चुअली नेगोशिएट कर रहा है, इज अ मीडिया पर्सन नेगोशिएटिंग। हां बिल्कुल। सो देयर आर एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट्स हु आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क। सर रियल जर्नलिस्ट तो जान देता है, ऐसे जर्नलिस्ट चिल्लाते हैं। डिफरेंस होता है सर, हम और आप सर इम्प्रोव बोल देंगे 15-20 मिनट, और एक होता है टीपी आए जा रहे हैं और बयान दिए पड़े हैं, बहुत फर्क होता है। हर एक फील्ड में हर तरह के लोग हैं सर, तो वही चीज है। और जर्नलिस्ट में भी एक से एक जर्नलिस्ट, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कन्वेंशनल न्यूज चैनल से ज्यादा बेटर काम आजकल कहीं यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मीडिया के बारे में अपन पूरे टाइम सुनते तो रहते ही हैं, एक एनसीईआरटी 6ठी-7वीं क्लास की, उसमें मीडिया के बारे में बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है कि यार मीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो मैं देख रहा था, तो बात करते करते अपन हमेशा देखते हैं मीडिया कुछ भी डिस्कस कर रहा है, कुछ भी डिबेट कर रहा है, कुछ भी चर्चा चल रही है, उसमें लिखा होता है कि मीडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मीडिया सेट्स द एजेंडा फॉर डिबेट एंड डिस्कशन इन द सोसाइटी। सही बात। मीडिया क्या चूज करेगा, सोसाइटी उसको डिस्कस करेगी। सही बात। मीडिया जब बात ही ऐसी चूज करेगा तो डिस्कस क्या करेगी सोसाइटी? आपको नहीं लगता सर सोसाइटी पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है? मतलब मीडिया भी वही चीज दिखाएगा जहां पर उसको लगेगा कि यार अटेंशन हम ग्रैब कर सकते ये हैं। भी एक बात है। तो ये हमारी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम उन इश्यूज को लाएं। और अब आजकल तो जो टीचर्स हैं वो भी एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं। सर मेरा एक दोस्त रहता है इंग्लैंड में, और वो बोलता है कि भाई अगर इंडिया के बारे में जानना है वहां बैठ के, तो बोल रहा है कि हम जितने यूपीएससी के चैनल्स हैं वही देख के हमें पता लगता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है वहां। वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल जो कहानी है वो तो वहीं से पता लगती है। मेन स्ट्रीम मीडिया सर एक्चुअली जो है ना हर चीज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती है, स्पेशली दोज थिंग्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या होता था कि जर्नलिज्म एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिखाता था। पुराने टाइम पे आपको याद होगा दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी, ये सब क्या थे कि सारे पहलू दिखाएंगे और उसमें नेगेटिव साइड भी दिखाई जाती थी। और लेजेंडरी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उनमें से एक विनोद दुआ फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। दूरदर्शन पर उनका शो आता था और वो नेगेटिव साइड भी बताते थे, तो उसमें सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता था। आज की डेट में क्या है, आई डोंट नो सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कैपिटलिज्म भी इसमें इन्वॉल्व है। प्रॉफिट बनाने के लिए जब भी मीडिया जाएगी तो ये चीजें होंगी। इसमें एक फंडामेंटल, एक सिंपल मैं डिफरेंस बताता हूँ मीडिया में और जो यूपीएससी कम्युनिटी के लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? अपन अगर देखें बहुत फंडामेंटल लेवल पे, सर यूपीएससी कम्युनिटी का टीचर जो होगा या किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, उसका पर्पस है कि बच्चे को मैं ऐसे पढ़ा दूं कि पास हो जाए। तो मैं हमेशा फेयर बात ही बताऊंगा कि अगर कोई मीडिया वाला है, मीडिया वाले के पॉलिटिकली अलाइंड होने के, उनके बायस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। टीचर का पॉलिटिकल अलाइनमेंट से क्या लेने देना है? भाई टीचर किसी भी पार्टी को क्यों सपोर्ट करेगा? टीचर का काम है कि वो बच्चा पढ़े और बच्चा उससे फायदा ले। एक बात है बस सर के पॉइंट को, सर आई जस्ट लाइक टू एड्रेस इट। सर ने कहा कि मे बी कैपिटलिज्म इज द प्रॉब्लम। सर वी आर आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म ओनली। वी आर सिटिंग ऑन अ प्राइवेट प्लेटफॉर्म व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। Right. डू वी एंगेज इन द सेम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फियर मॉन्गरिंग? एंड वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स, आज अपने आप को पूछना चाहिए सवाल कि आपके प्राइवेट इंडिविजुअल क्रिएटर्स, राज शवानी इत्यादि ग्लोबल लेवल पे जाने जाते हैं। भारत का कौन सा न्यूज चैनल ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है? और नहीं जाना जाता है तो क्यों नहीं जाना जाता है? कहीं ना कहीं तो सर गलती हमारे में है। बिल्कुल हमारे ही सोसाइटी, जैसा सर कह रहे थे, प्रतिबिंब है उसका। जी। बट टू ब्लेम कैपिटलिज्म ऑल एंड थ्रू इज प्रोबेबली नॉट द करेक्ट। सर Capitalism इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि कुछ साल पहले ना, मुझे याद है वे बैक ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, वहां पर ना पाकिस्तानी मीडिया के कभी कभी हम अगर क्लिपिंग्स लगाते थे ना, तो उसमें शोर शराबा, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देना, स्पिट कर देना, ये चीजें बड़ी कॉमन हुआ करती थी। कहाँ पे? उनके पाकिस्तानी मीडिया में। हाँ। एंड वी यूज्ड टू फील प्राउड कि हमारा मीडिया अभी भी तमीज़दार मतलब है। तमीजदार है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे ना, तो ये इंसिडेंट्स यहाँ पर ज्यादा होने शुरू हो गए। मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड कि यूक्रेन रशिया पर वॉर चल रही है, उस वॉर में नॉलेजेबल पीसेस देने की जगह न्यूज में टैंक चल रहा है, मिसाइल फट रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ पाकिस्तानी मीडिया का तो वही याद आता है कि कराची से आप लोग में अंदरूनी मुल्क मिलने जा रहे हैं। लास्ट टाइम न्यूज चैनल कब देखा था आप लोग? अभी अंजना उनके ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर में देखा था तो आप फिर डिसअपॉइंट हुए थे। नहीं, मैंने तब भी मतलब इलेक्शन के टाइम पे देखते सर कि खाली बस कि कितने सीट आ रहा है। वैसे मैं डीडी न्यूज बीच बीच में लगा लेता हूँ। उनका ना यूट्यूब पे आता है एक 20 मिनट्स का कंटेंट, लेकिन वो अपना काफी सही कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। अच्छा, चंदन ने एक बात कही कि डीडी न्यूज के टाइम पर शायद एक जो क्रिटिक वाला पार्ट है शायद वहां पर विजिबल था। मेरा इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री से आप उठाकर देख लो, हमेशा से जो भी रेजिम रहा है उसको जरूरत होती है लेजिटिमेसी की, और लेजिटिमेसी के लिए कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल्स चाहिए होते हैं। मीडिया इज वन क्लास। तो वो रेजिम की तारीफ तो हमेशा से चलती आई। राजा भी अपने साथ ऐसे पोएट रखते थे जो राजा के बारे में ऐसे गुणगान करते थे, वो हकीकत से बहुत परे की बात थी। चाहे नेपोलियन की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, हर जगह था। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, चारण कम्युनिटी, एक्चुअली चारण जो थे वो पोएट्स थे। तो राजस्थान के अंदर आप देखेंगे जितने फेमस, जो राजस्थान का जितना लिटरेचर लिखा हुआ है जी, वो सब चारणों ने लिखा, लेकिन वो हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा बायस भी है एक तरह। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा से होता है। इसमें सर एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि सर पहले के टाइम पे जब डीडी के जमाने होते थे ना, तो तब लेजिटिमेसी के लिए ना जो रूलिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती थी, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था कि हम अपना क्रिटिसिज्म थोड़ा सा होने दें, उसको दबाएं ना। क्योंकि अगर वो दबाते हैं तो उसमें वो नजर आना शुरू हो जाता है कि एक ग्राउंड लेवल पर अंडरकरंट है जो उनके अगेंस्ट है, एंड दे आर ट्राइंग टू सेबोटाज इट।
तो आज की डेट में थोड़ा सा भी सेबोटाज आता है, जैसे ये जो मुद्दा है नीट का, क्या ये जेन्युइन मुद्दा नहीं था? बिल्कुल था। क्या एजुकेशन सिस्टम पे रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और क्या कोचिंग सेंटर्स, क्या ये मतलब ना ये माफिया है ना ये दो कौड़ी के? एक्चुअली वी एग्जिस्ट बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड। हमारी एग्जिस्टेंस ही इस बात का प्रमाण है। सब फॉर्मल के फेल हो गया। मुझे बताओ ना, एग्जाम में पूछेगा क्या? कौन सा ऐसा स्कूल का कोर्स है जो कि यूपीएससी की तैयारी करा रहा हो आपको? भाई आप यूपीएससी में सब्जेक्ट देखो, तो आप ग्रेजुएट हो सकते हो ज्योग्राफी में, आप ग्रेजुएट हो सकते हो पॉलिटिकल साइंस में, आप ग्रेजुएट हो सकते हो एंथ्रोपोलॉजी में, या आप ग्रेजुएट हो सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, मेडिकल में। क्या एक पढ़ के आप ये सब कुछ पढ़ोगे कैसे? तो जब एग्जाम की डिजाइन ही वैसी है, या आप सर ये तो यूपीएससी के तो फिर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जब आप देख लोगे एसएससी का एग्जाम देख लो, उसमें हाइट पूछ रहा था एक्ट्रेसेस की कि कौन सी एक्ट्रेस की हाइट ज्यादा है। सिंगल जैसे जा रहे थे। चंदन सर के बात से थोड़ा असहमत हुई आप। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म अलाउ करती थी। तो मुझे याद आता है, अभी बैठे बैठे 2 इंस्टेंसेस याद आता है मुझे कि इमरजेंसी में किशोर कुमार का गाना को बैन कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो पर। किस्सा कुर्सी नामक एक किताब था, उसको बैन कर दिया। तो शायद वो कहना सही नहीं है कि हमारे पहले हमारे थोड़ा सा पास एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर सर। जो इमरजेंसी का दौर था उसमें बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर वाज assured कि she is going to lose her seat। वो जो राजनारायण किस्सा कुर्सी का पोस्ट इमरजेंसी एरा, इमरजेंसी के जैसे आपने जिक्र किया, तो इमरजेंसी का मैं पहले बताता हूं। तो उस टाइम पर जो मीडिया का एक तरीके से उसके ऊपर जो एक सप्रेशन लगा था, दे यूज्ड टू प्रिंट द ब्लैंक पेजेस, इंडियन एक्सप्रेस में ब्लैंक पेजेस आ रहे हैं, दूसरे अखबारों में आ रहे हैं। उसके पीछे क्या था कि तब प्राइम मिनिस्टर वाज एश्योर्ड, और दूसरी तरफ से जिस तरह की डिफिकल्टीज उस तरह वो झेल रही थी, उसको ये क्लियर कट लग रहा था कि हम 71 की वॉर से भी बाहर निकले हैं, इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर सोशल अनरेस्ट आ रही है, आज की डेट में भी हम कह देते हैं कि फॉरेन फंडेड हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि उस टाइम पर फॉरेन फंडेड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसी थी जो बहुत ज्यादा केओस कर सकती थी। तो क्रिटिसिज्म हुए भी हैं, और कुछ इंस्टेंसेस जहां पर एक्सट्रीम अराजकता जा सकती थी, उसको रोकने के लिए हार्श स्टेप्स आए, एंड इमरजेंसी वाज वन डार्क चैप्टर। बट उसके भी सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे। पर सर आज के टाइम पे एक अच्छी बात ये देखेंगे, मीडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सोशल मीडिया को हम क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, हालांकि कि इसमें प्रॉब्लम है, परेशान वाली चीज है कि मतलब कुछ भी चलता रहता है, लेकिन सोशल मीडिया में वॉइस दब नहीं सकती है। सही बात, मतलब बहुत डिफिकल्ट अगर उसको आपको मैनिपुलेट करना है, दबाना है। इवन सोशल मीडिया आजकल एजेंडा ड्राइव कर रहा है, उसके बाद आपकी मीडिया पिकअप कर रही है। यार ये इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी का राइज है, हाँ। ये आपको लगता है उसका आउटलेट है? आपको लगता है रियली कोई राइज हुआ है? आई डाउट। मतलब एक रिपल की तरह था और अब सबसाइड हो गया है। सर वो कई बार आउटरीच क्रिएट करने की कोशिश भी की जाती है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि सर जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था 2011 में, तो वो भी मतलब आउट ऑफ नोवेयर द इशू ऑफ लोकपाल केम एंड इवेंचुअली इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। इनफैक्ट जितने भी पुराने रेवोल्यूशंस भी होंगे, वो शुरुआत बिल्कुल बेसिक बात पे ही होंगे किसी बात पे, लेकिन बाद में हो सकता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा कोई मेजर नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे कॉकरोच जनता वाला पार्टी वाला हुआ, तो हो सकता है कोई रियल मुद्दा उनके पास हो ही ना, उन्होंने उठाए ना, इसलिए वापस थोड़ा सबसाइड कर दिया। लोकपाल का जैसे है, लोकपाल के समय पर क्या हुआ था कि एक करप्शन स्कैम्स होते, वो एक के बाद एक निकलते आ रहे थे। 2G आ रहा था, टोलगेट आ रहा था। आई रिमेंबर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज हेडलाइंस थी, वो पूरे अखबार में 1 and 00000। तो जब रिपीटेड ऐसे मुद्दे होने के बाद वो लोकपाल का मुद्दा उठेगा, तो देन वो एक बड़ी मूवमेंट बनता है, यूथ एसोसिएट कर पाता है। एंड मोर ओवर सर मुझे ये भी लगता है कि पहले का उस समय का जो यूथ था ना, वो अपना जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर नहीं निकाल पाता था, क्योंकि वो एवेन्यू था ही नहीं। तो वो आंदोलन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता था। 2010 नहीं, सोशल मीडिया पे तो हम तो पूरा निकाल रहे थे, हमने तो शॉर्ट शॉर्ट का सर उतना सर जिस क्लास को हम बिलोंग करते हैं ना, सोशल मीडिया वाज वन इंपॉर्टेंट पिलर जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट हो पा रहे थे। ईमेल वगैरह आते थे इनके आम आदमी पार्टी के, ईमेल कैसे, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे पोस्ट चल रहे थे, ग्रुप्स बने हुए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। तो एक मेजर रोल था 2010 के समय पर ना, सोशल मीडिया में जिस क्लास को हम लोग बिलोंग करते हैं वो माइनॉरिटी था, और वो वहां पर रिप्रेजेंटेड था। आज की डेट में दैट वाज एन एलीट फिनोमेनन। एग्जैक्टली सर, आज की डेट में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन होनी शुरू हुई ना। तब इंटरनेट पेनिट्रेशन कहाँ थी? अब हुई है, ये 2016 बूम के बाद ही है। तो जियो रेवोल्यूशन प्लस कोविड बूम ने ये चीज क्रिएट की है। तो उस टाइम पर जो ग्रास रूट लेवल के लोग थे, दे यूज्ड टू हियर द रेडियो, न्यूज़पेपर्स, तो वहां से एसोसिएट करके वो गए, उस मूवमेंट में भीड़ इकट्ठी हुई।
कॉकरोच जनता पार्टी में क्या हो रहा है कि ज्यादातर यूथ जो एग्रेसिव है या एग्रीवेटेड है, ग्रीवेंसेस है हमारी, तो हम सोशल मीडिया के ऊपर लाइक करके, कमेंट करके, हाँ भाई वेरी गुड, वेरी नाइस, ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक अगर ये ग्रास रूट लेवल पर भाई 6 जून को दीपके ने आना है, तो दिस विल बी द रियल लिटमस टेस्ट कि वेदर कि ये सीजेपी आगे सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या वो लोकपाल मूवमेंट को दोबारा रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं। एंड इसमें सर क्योंकि आम आदमी पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, विपके वो सोशल मीडिया हैंडलर ऑफ आम आदमी पार्टी, तो इसका सीधा संबंध सर पंजाब के इलेक्शंस के साथ है। आई थिंक दे विल डेलिबरेटली ट्राई टू कीप दिस इशू अलाइव टिल नेक्स्ट ईयर। दूसरा सर मुझे लगता है कि चाहे वो कितना भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया हो इस इशू को कांग्रेस जनता पार्टी वाले को, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस तो हैं, ऐसी बात नहीं है। वैलिड बात है, मतलब सीजीआई की पोजीशन पर बैठा कोई इंसान, मतलब वो अगर ऐसी सर स्टेटमेंट एक तो देगा, वो हो गया, मतलब प्लस उसके बाद में जो इश्यूज भी देखे ना हम लोग, वो एक्चुअली मतलब हाँ, मतलब यूथ जो है वो थोड़ा सा उनकी जॉब्स का इशू है, और वो कोई बात नहीं करना चाहता नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी बात, उसको कितने दिन तक छुपा के एक रखें। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि जुडिशरी को हम बेसिकली कंसिडर करते हैं कि ये इकलौता ऐसा पिलर रह गया है जिसमें गवर्नेंस को लेकर थोड़ी सी वो शर्म हया है। नहीं सर, कहाँ कौन विश्वास कर रहा है इस बात पर? जुडिशरी एक लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, नहीं, अभी भी एक उम्मीद है, लेकिन चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के कोई यूथ को कॉकरोच बोले ना सर, और ये चीफ जस्टिस 7 साल रहने वाले हैं। मेरा इस पे डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब माना जा रहा था कि जुडिशरी लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जुडिशरी के अंदर की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो एनसीईआरटी को बैन करना हो या उससे पहले की भी इशूज है। जब ओपेकनेस की बात आती है, भाई आप डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, तो क्या डेमोक्रेसी केवल लेजिस्लेचर तक है, क्या केवल एग्जीक्यूटिव तक है? डेमोक्रेसी इज एन आइडिया, इट्स नॉट जस्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो तो जुडिशरी पे भी लगता है। और सर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को रीइन्वेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। अगर आज सोशल मीडिया का टाइम है, इफ यू आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई पीपल ऑन दीस प्लेटफॉर्म्स, तो मुझे लगता है कि ये चल नहीं सकता। आई एम सेटिस्फाइड विद वन पॉइंट कि जुडिशरी पर सीधे सीधे यूथ का ऐसा क्वेश्चन करना, ये एक इंडिकेटर है कि जुडिशरी को अब रिवैम्प करना चाहिए। जो ऑनलाइन जो एग्रेशन दिखा है, तो मतलब अब जुडिशरी के अंदर से रिफॉर्म आने चाहिए। मतलब अगर जुडिशरी सोच रही है कि अब ग्राउंड पे कुछ हो, तो मतलब वो बहुत बड़ी भूल होगी। तो ऐसे में लेजिस्लेचर को भी हिंट देना चाहिए। तो दूसरा, हम अब सोशल मीडिया के उस फेज में घुसते जा रहे हैं जहां एक तरफ पहले लोग सोशल मीडिया को मैनिपुलेट कर पाते, लेकिन अगर आप देखोगे तो अब हर एक सेक्शन के बंदे को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल भी है और वो प्रोसेस भी कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। जी, जैसे अगर आज मैंने सुना कि यार ये सीजीआई ऐसा अपॉइंट होता है, तो आपको सिर्फ एक एआई सर्च करना है और आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पता लग जाएगा। तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन के नीचे तक एक्सेस, जैसे एआई को हम बोलते हैं कि एआई सुपरफिशियल है या जो भी बात है, लेकिन डेमोक्रेटाइज तो कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन को। बिल्कुल। पहले भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते थे या आपको किसी का ओपिनियन को सुनना था, अब जाके आप अपना ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो, एंड इट विल बी अ मोर बेटर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। मुझे बिल्कुल जैसे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप झूठ बोल के नहीं चला सकते, सही बात, क्योंकि सच सामने आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ करके। जैसे लोगों को पता होता था कि जुडिशरी में इस वजह से नहीं है ऐसा अपॉइंटमेंट, क्योंकि नहीं तो लेजिस्लेचर इन्फ्लुएंस करेगा, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन आज बच्चा सर्च करे तो पता लग जाएगा यार यूएसए का सिस्टम क्या है, यूके का सिस्टम क्या है, स्वीडन का सिस्टम क्या है, वहां पर चीजें कैसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी से चल पा रही हैं। तो ये तो अच्छा हुआ है। सर सिंपल आप देख लीजिए ना कि जब पहले इजराइल और जो उनके आसपास कंट्रीज के वॉर होते होंगे, इंडिया में कितने लोगों को पता होगा कहाँ वॉर हो रहा है? आज गांव-गांव बच्चे को पता है कि इजराइल और ईरान और आपस में वॉर लड़ रहा है। सर इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो ऐसे एक्सपर्ट हैं हर कोई, मतलब क्या गजब की टेक्नोलॉजी। एएन काटजू साहब का ना एक मेरे को रिमार्क याद आ रहा है, वेरी फेमस जूरिस्ट। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत में ना कुछ सुधरने वाला है नहीं जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। और क्योंकि जुडिशरी को बड़ा क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत क्लोजली सिस्टम को देखा था, उनको भी जुडिशरी के इंटरनल रॉड के बारे में भी पता था। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मेनी पीपल वर प्रेडिक्टिंग कि ये डेमोक्रेसी 10 साल भी नहीं टिक पाएगी, 10 साल छोड़ो 1 साल नहीं टिक पाएगी, एंड वी आर समहाउ एबल टू कम अ लॉन्ग वे। 1947 के बाद कितने 70-80 साल अब हमें होने वाले हैं। तो अब ये जो एक ट्रेंड शुरू हो रहा है, जैसे जुडिशरी जिसको हम मानते थे कि चलो थोड़ा सा यहाँ पर शर्म है, अब वो भी खत्म होता हुआ लग रहा है। तो डू यू थिंक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, और फिर एक रिकंस्ट्रक्शन हुई? आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद वो प्रोमिसेस डिलीवर कर पाया जो रेवोल्यूशन के टाइम पर दिए गए थे? आंसर इज नो। ऑलमोस्ट ऑल रेवोल्यूशंस आर फेल्ड। सही और सही। एक और बात है, अगर किसी जज का कोई कमेंट आ गया है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में ही
गड़बड़ी है। मतलब देर आर पीपल इन एवरी इंस्टीट्यूशन हु आर डूइंग गुड वर्क। तो ऐसे में एकदम से क्वेश्चन कर देना कि यार इंस्टीट्यूशन को ही मतलब बिल्कुल ही रेडिकल चेंज कर देगा, नहीं। मतलब वी नीड अ फंक्शनलिस्ट अप्रोच कि यार कुछ छोटे छोटे चेंजेस जरूरी है, रीइन्वेंट करना जरूरी है। रीइन्वेंट करना जरूरी है। जो सर आपने कहा कि जैसे उन काजू साहब ने कहा कि भाई जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। एक्चुअली केवल सड़कों पर आना, वो डायरेक्शन देना काफी नहीं है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? सड़कों पर तो नेपाल में भी लोग आए, बांग्लादेश में भी आए, ट्यूनीशिया में भी आए, इजिप्ट में भी आए, लीबिया में आए, ईरान में आए। व्हाट नेक्स्ट? तो जब तक यूथ को डायरेक्शन नहीं मिलेगी यार, व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स, यानी कि हमें केवल नैरेटिव्स में नहीं जाना। और ऐसे में सर यूपीएससी एजुकेटर्स का रोल आ जाता है, क्योंकि यहां पर आपको इतने सारे पॉइंट्स आप इंटरलिंक कर सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, कि भाई साहब देखो पहले क्या हुआ था, उस देश में क्या हुआ था और क्या अल्टीमेट निष्कर्ष निकला। तो केवल डायलॉग बाजी में हमें किसी के पीछे नहीं जाना, हमें पूछना भाई सोल्यूशन बताओ क्या है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि सर हमने अभी जुडिशरी के रोल के बारे में चर्चा किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज मिलॉर्ड्स का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हमको बहुत डर लगता है। अरे सर 6 महीने की सजा, 2000 का जुर्माना है, नहीं झेल पा हम सपोर्ट करेंगे सर। सर एक्चुअली इंडिया में स्वीडन वाला जेल होता फिर भी जैसे सोच सकते हैं। तो मुद्दा ये है rather than the judiciary which we all know what is the truth, so let's not get into it a lot, but at this time there is a palpable anger in the youth, okay, and that is to do with multiple say factors। एक तो सीबीएसई वाला कांड हो गया, सिविल सर्विस का पेपर अलग से कठिन आ गया, चलिए वो एक अलग एक एंगल। सीबीएसई वाला कांड तो जो हुआ है नीट का वो एक्चुअली 12th क्लास के बच्चे ने निकाल के दिखाया है। मीडिया जो बैठ के कॉकरोच ये सब करा, कॉकरोच और दो कौड़ी, तो वो 12th का स्टूडेंट निकाल रहा है। अंडर करंट चल रहा है ना सर यूथ के अंदर, जहां पे आप उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, उनके एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आई थिंक रेवोल्यूशन कहना तो शायद बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा वर्ड है, बट आई थिंक वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज, नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि हमें सीबीएसई के डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया और चेयरमैन को हटा दिया और उसको सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बना दिया। एक सिंपल चीज समझने की ये है कि अगर मान लीजिए यूथ परेशान है तो कम से कम मीडिया एंड एवरीबॉडी हैज टू बी सेंसिटिव आल्सो। इनफैक्ट सर आज ही हमने देखा दिल्ली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहां 20 से लोगों फायर सेफ्टी सरकार ध्यान नहीं रख रही है, तो फिर एमसीडी को नहीं पता, और जो बिल्डिंग एमसीडी को पता है इलीगल बिल्डिंग है उसमें लोग मरे हैं, तो क्या अब होगा सर एक्शन? अब एमसीडी जाएगा डोर टू डोर चेकिंग करने के लिए, लेकिन अब वो सब कर देगा और अब वो एक नॉर्मल आदमी को जीना आराम करेगा। सर इस पे मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है कि हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट हमसे अलग कुछ है, वो हमारे लिए क्या क्या कर रही है, जबकि हमें गवर्नमेंट के प्रति नजरिया चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली हम ही मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं। कुछ लोग बैठ गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे हिसाब से काम करेंगे। अभी क्या, जैसे आपने कहा पोर्ट होल, कितने लोगों ने आवाज उठाई साथ मिलकर? बहुत कम। हर किसी को अपने काम धंधे की सबकी पड़ी है, क्योंकि भाई हर किसी को कमाना है। बहुत ही बढ़िया। और जिसको काम करना है वो कह रहा है भाई जब इन्हें नहीं पड़ी हुई तो मैं तो अपना पैसा कमा रहा हूँ, चल रहा है। एक बहुत ही मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, मैं अर्बनाइजेशन पढ़ाता हूँ सोसाइटी में, जो तो आप सर ज्योग्राफी में पढ़ाते होंगे। मैं कहता हूँ इंडिया की सबसे ज्यादा अर्बन प्रॉब्लम्स कहाँ पे है? मुझे लगता है गुड़गांव में है, बैंगलोर में है, और जितने बड़े शहर है उनमें प्रॉब्लम है जी। और इनकी सबसे खास बात देखिए, इंडिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स, लेकिन शायद ही कोई वोट डालता हो इनमें से। एक बड़ा तो जब सरकार का जो कैंडिडेट चुन के आया है वहां पे, जो एमएलए बना है, जो एमपी बना है, उसको जब आपने वोट ही नहीं दिया था तो वो क्यों आपकी सड़क ठीक करेगा यार? एक बड़ा रीजन है सर, जॉब करने वाले ज्यादातर लोग हैं। हाँ, सोशल कैपिटल की कमी है सर। वो तो जब इलेक्शन आता है तो छुट्टी घूमने जाते हैं वो। जी जी, वही वाला फैक्टर है। सारी चीजों को मर्ज कर रहे हैं। इतनी चीजें आप सबने बताई, सोशल मीडिया को ले लेते हैं, मीडिया को ले लेते हैं इन पर्टिकुलर, अब रोमन इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, सब पे बात करी तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी सोसाइटी है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की जगह एक्टर्स भी बनने लगे। सीएम, बाकी पोस्ट पर तमिलनाडु रे हमारे नेबर भी कोर्स। एक कमेंट आप चारों से, क्या अगले 5 या 10 साल में देश का 2 करोड़ का एडुकेटर पीएम या सीएम बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और लेकिन सर एजुकेटर्स का सक्सेस रेट ठीक रहा नहीं इलेक्शन में, एक तो हम देख ही चुके हैं। सर वैसे एक बात जानते हैं, राजीव शुक्ला का तो नाम सुना होगा, ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट। तो वो एक टाइम पे जर्नलिस्ट थे और अभी वो सरकार में मंत्री हैं, और शायद नहीं अभी मंत्री नहीं है, लेकिन he was closely associated with BCCI, अभी बीसीसीआई में। previous government। अरे मुलायम सिंह यादव he was a teacher। तो ऐसे कई लोग हुए हैं। मतलब अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोफेशन से लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो ये कैलिबर रखते हो, जिनको लगता हो कि ये मेरा डोमेन है, इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। रही बात सर एक्टर की, तो साउथ की पॉलिटिक्स
उस तरीके से अलग चलती है। इससे पहले भी एमजी रामाचंद्रन हुए, जयललिता जी हुई, तो कितने सारे ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने काम किया है। अबाउट टीचर्स, तो टीचर्स को जो उनका जिम्मा है अपने डोमेन में वो बेस्ट करें, सबसे पहली जरूरत ये है। जैसे प्लेटो में पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस में, तो प्लेटो कहते हैं कि किसी भी देश को अगर आइडियल बनाना है ना, तो पहले सोचना पड़ेगा, हाँ यार कुछ बड़ा सोचना है, फिर उस पर काम करना है। तो सबसे पहली चीज है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिस काम को तुम कर रहे हो ना उसमें एक्सेलेंस होनी चाहिए, उसमें तुम्हें मजा आना चाहिए, और जो तुमसे कनेक्ट करे वो कहे कि यार क्या कमाल का काम करता है बंदा। तो अगर हम वैसा करेंगे तो आई थिंक देश बेटर चलेगा। टीचर अच्छा पढ़ाए, और अगर उस प्रोफेशन को छोड़कर कुछ और में जाना, फिर वो पूरी तरह से अच्छा सर करे। इसमें पता है क्या है कि बेसिकली अगर आप हमारे भारत का इतिहास देखेंगे ना, तो जब तक बेइज्जती नहीं ना हुई तब तक परिवर्तन भी नहीं आया। चाणक्य की बेइज्जती की धनानंद ने, महात्मा गांधी की बेइज्जती की अंग्रेजों ने, एंड सिमिलरली आज हमें 2 कौड़ी का टीचर कह दिया है। तो आई थिंक वो जो ट्रेजेक्टरी है ना, वो जो डायरेक्शन है जहां पर टीचर्स विल टर्न आउट टू बी द लीडर्स, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वो शायद आपने जैसे 10 साल कहा, वो शायद 10 साल होता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल में वी माइट सी। लेकिन मीडिया की तो बेइज्जती रोज हो रही है, लेकिन फिर भी सुधर तो नहीं रहा मीडिया। सर मैं चलिए एक बेट लगाएंगे सर, आज एक बेट लगाते हैं सर कि अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट जर्नलिस्ट है और अभी के टाइम पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जर्नलिस्ट जो सोर्सेज के बेसिस पे अपना करियर चला रहे हैं, स्पेशली प्राइम टाइम वाले, और जो टीचर्स हैं जो एनालिसिस के बेसिस पे अपना करियर चला रहे हैं, इनमें से किसका बेटर चांस है टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सेटल? आई थिंक द आंसर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. सो आई डोंट थिंक व्हेन यू कंपेयर दीज टू पैरेलल ट्रेजेक्टरीज, द टीचर्स हैव एन ऑब्वियस एडवांटेज. सर नॉलेज तो वैसे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इलेक्शन बहुत अलग तरीके से चलता है सर. मुझे लगता है कि वो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली सर. मैं और जनता जब वोट इमोशन पे ही डालती पार्टी है. की एग्जांपल देना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी उनका थोड़ा सा एक लीन फेस चल रहा है. लोकपाल मूवमेंट जब हो रही थी उस टाइम पर भी आम आदमी पार्टी को लेकर देयर वर मेनी डाउट्स कि ये दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएंगे. केजरीवाल एज अ सीएम, उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, इट वाज मोर ऑफ अ धरने पे बैठ जाना, कि सीएम धरने पे यूजुअली नहीं बैठता. तो उसी तरह से आज यू मे से कि हाँ बिल्कुल करंट पॉलिटिकल सेटअप में जर्नलिस्ट्स दे हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग गिवन दोस टिकट्स एंड ऑल, लेकिन यहीं पर सिस्टम के अंदर से ही हमेशा रिफॉर्म्स आए. अगर ऐसा होता तो हमारी ही सोसाइटी में से राजा राम मोहन रॉय निकले जिन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई, फूले साहब निकले, बाबा साहब अंबेडकर निकले. तो उसी प्रकार से सिस्टम के अंदर से परिवर्तन आता है. तो टीचर्स इसी चीज को चैलेंज करेंगे और ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया है. मैं सर इसको टीचर वर्सेस जर्नलिस्ट नहीं देखता. जर्नलिस्ट में इतने सारे ऐसे लोग हैं, इवन हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स थे यूपीएससी के, बाई चांस नहीं हो पाया, आज वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो अगर वो ग्राउंड पर ज्यादा काम कर रहे हैं, और भाई मैं तो उतना ग्राउंड पर कनेक्टेड ही नहीं हूं, मतलब मैं पढ़ाता हूं, चीजों को समझता हूं, बट मैं उनको पढ़ा रहा हूं और वो ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं. तो अगर वो जीतकर आगे आए, वो पॉलिटिशियन बने, तो मेरी तो बेस्ट विशेस है, पूरा सपोर्ट है. सर इसी बात पे मैं आऊंगा कि मुझे लगता है चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एजुकेटर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, सर उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ग्राउंड रियलिटी को समझता हो. बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी. जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर को भी देख लेंगे अभी, तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए है इतने साल तक क्योंकि वो नब्ज समझते हैं समाज की. बिल्कुल. जो समाज नहीं समझ सकता, जो जमीनी सच्चाई नहीं समझ सकता, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता. मतलब वो पॉलिटिक्स में वो खराब पॉलिटिशियन हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन जो समझ नहीं सकता वो कभी उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. दैट्स माय पॉइंट. सीधी बात है, गुड इंटेंशन, गुड नॉलेज जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाए. इंटेंशन आपकी साथ में रखी रह जाएगी अगर आप पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे. जैसे कि क्रिस्टोफर जेफलेट हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, वो कहते हैं कि कास्ट इज द मोसैक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. रिलीजन इज अ टूल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड दीज आर नॉट नेसेसरली बैड. ज्यादातर लोग सोचते हैं जाति और धर्म की राजनीति केवल खराब ही है, लेकिन जाति की राजनीति की वजह से जाति के मायने समाज में बदले हैं. तो किसने बदले? भाई उन्हीं पॉलिटिशियंस ने तो बदले हैं जिनको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं. लेकिन पहले जाति का मतलब कि भाई तुम इस रिचुअल में एंगेज रहोगे. आज जाति का मतलब है कि भाई मुझे एजुकेशन में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे जॉब में रिप्रेजेंटेशन चाहिए. मुद्दे बदले हैं. तो इसमें एक्चुअली हम लोग जाति को जब हम देखते हैं तो हम लोग वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट के हिसाब से देखते हैं. जी. हमें देखना होगा कि यार हमारा जब एक नॉर्मल टाइम जब था, हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी हमारे यहाँ पे, तो इंसान के पास सेफ्टी नेट क्या था? उसकी जाति तो थी. सही बात. तो आज भी जाति उस तरह से तो रेलेवेंट है. हाँ. चाहे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स दैट वाज रॉन्ग, यस, लेकिन एक सेफ्टी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ना यार. मैं सबसे पहले अगर मुझे हेल्प चाहिए मैं कहाँ जाऊंगा? अपने फैमिली के पास, अपने रिश्तेदारों के पास. और वही रोल जाति ने भी रोल प्ले किया है. तो ये एक अर्बन एलीट को जरूर लगता है कि यार जाति का क्या मतलब, ये तो बहुत बैकवर्ड तरह की सोच है, लेकिन
आप गांव देहात में जाके देखेंगे और जमीन में जाके देखेंगे तो उनके लिए जाति आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मुझे लगता है। लेकिन सर जाति का गांव में प्रयोग मतलब सबसे ज्यादा शोषण भी गांव में ही हुआ है, तो इस वजह से अप्रूटिंग द आइडिया ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विद इन कास्ट दैट इज मैं इंटर कास्ट रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके बट इफ यू लुक एट पीपल विद इन द कास्ट, ओके तो उनके लिए बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स वो इंटर कास्ट रिलेशंस तो डिस्क्रिमिनेटरी, वो तो काइंड है ही, मतलब अगर आज की डेट में गांव के रिमोट एरियाज में पुलिस इतने ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती, एडमिनिस्ट्रेशन एब्सेंट है, हाँ तो वहां पर यही सिस्टम्स हैं जो एक फॉल बैक मैकेनिज्म देते हैं जिसकी वजह से वो सोशल सिक्योरिटी I मिलती है। think so that points to the fact that man is inherently tribal in nature. We always want to belong to some group or the other. सर इट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप Like a देखेंगे caste or a community or आप a देखेंगे religion. जहां सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, तो एक तरफ जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उस समय लग रहा था कि यार बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगी और लोग शायद नेशन स्टेट में सिटीजन की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आप देखिए कि जब से हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, साथ साथ देखेंगे रेडिकल आइडियाज भी उतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, या एथनिसिटी में लोगों का बहुत विश्वास हो रहा है? इसका एक रीजन ये भी है कि लोग वापस से अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं। अगर आप देखिए कि अगर मॉडर्नाइजेशन में इतनी जबरदस्त बात होती तो मुझे नहीं लगता आईसीएस में कभी रिक्रूटमेंट हो पाता, बिकॉज दीज आर पीपल हु आर क्रेविंग फॉर आइडेंटिटी एंड दैट समवेयर गॉट लॉस्ट इन दिस होल क्वेस्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। तो अभी ये जो डिबेट है हमारी ये इनकंक्लूसिव है क्योंकि बहुत जबरदस्त सर ने पॉइंट दिया है और इसके और डेप्थ में लेयर्स में जाना चाहिए। मैं भी भारत एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें हम और गहराई में जाकर इन मुद्दों को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है सर इनको बिल्कुल एक रिलेटेबल तरीके से समझाना कि होगा। बहुत हम लोग जो स्टूडेंट्स होता है या जो भी देखते हैं तो उनको लगता होगा कि यार ये बहुत फॉर्मल स्टिफ लोग हैं, हाँ, हाँ, लेकिन हम एक्चुअली है नहीं स्टिफ, ठीक है। हम भी इंसान ही हैं।